गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय को देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक मौर्य वंश को देखा, गुप्त वंश को देखा, वर्धन वंश को देखा। अब हम इसी क्रम में उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सामंत युगीन भारत। ठीक है, उसके पहले हम आप लोगों से यह कहना चाहेंगे कि यह वीडियो हमने विशेषकर अपने विद्यार्थियों जो कि आचार से शिक्षा से संबंधित सभी विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए विशेषकर बनाया है। और आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग यह वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हैं। हम कहते हैं कि यह वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए, कोई कमी हो तो उसको ज़रूर बताइए कि सर इसमें ये सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर वीडियो नहीं देखते हैं उसको लापरवाही से लेते हैं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे आज भी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का चेहरा एवं नाम अच्छे से याद है। यदि आप लोगों का नोट्स अच्छे से नहीं बना रहा तो सब लोगों को इस बात के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर वीडियो में कोई कमी हो तो उसको बताएं कमेंट में, है ना, या फिर वीडियो अच्छे से देखें। जब भी आप लोग मिलेंगे तो हम सभी का नोट्स चेक करेंगे कि हाँ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ठीक। और बाकी यह वीडियो तो सभी के लिए है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए, है ना। तो हम आइए चलते हैं, देखते हैं सामंत युगीन भारत, ठीक, जो कि गुप्त वंश के बाद के काल में इसको हम देखते हैं। हमने आपको गुप्त वंश में ही पढ़ाया था कि गुप्त वंश क्या था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, लेकिन गुप्त वंश के बाद क्या होता है कि चीजें जो है वो छोटी छोटी होने लगती हैं। गुप्त वंश का जैसे ही पतन प्रारंभ होता है वहीं से क्या होता है, सामंत युगीन भारत की शुरुआत होती है। हमने कई बार सामंत का अर्थ आपको बताया कि सामंत वह चीज है जब राजा के अधीन कोई शासन करता है और धीरे धीरे वही शासक जो राजा के अधीन शासक था वह क्या होता है, अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है। जैसे कि मान लीजिए एक खूब विशाल देश, जैसे कि अपने हम भारत को देख लेते हैं अभी, है ना, हमारा भारत है, ठीक। तो भारत में एक हमारा प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा है, इसका मतलब कि वो राजा है। लेकिन अगर वही सारी शक्तियां मुख्यमंत्रियों के हाथ में आ जाती हैं तो उनको हम एक सामंत के रूप में देख सकते हैं। कह सकते हैं कि जितने भी मुख्यमंत्री वह एक सामंत के रूप में शासक हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यही अपना यूपी ही है, यूपी का मुख्यमंत्री कहे कि नहीं, अब आज से मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ, और वह अपना एक देश के रूप में स्थापना कर दी। तो क्या हुआ कि सामंत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और वह एक स्वतंत्र शासक बन गया, है ना। तो अब कहेंगे कि हम भारत तो ही है लेकिन यूपी भी एक देश है। वैसे ही ये तो एग्जाम्पल था, वैसे ही उस टाइम था कि भारत मतलब कि मगध पे गुप्त वंश का शासन था। जब तक उसके योग्य शासक थे, शक्तिशाली शासक थे, तब तक तो वह एक केंद्रीकरण रूप देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही इसका पतन स्टार्ट होता है गुप्त वंश का, छोटे छोटे टुकड़े में वह राज्य बंटने लगता है और क्या होता है कि कई सारे हमको राज्य देखने को मिलते हैं गुप्त वंश के पतन के बाद। ठीक, अब देखिए सामंतवाद के बाद जो काल स्टार्ट होता है वह उसे हम लोग नाम देते हैं पूर्व मध्यकाल। क्या नाम देते हैं इसको हम? पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मध्यकाल से पहले का काल। जैसा कि हम जानते हैं, एक मिनट देख लेते हैं कि इतिहास को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, एक पढ़ते हैं प्राचीन भारत, ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है, और तीसरा हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, तो यहां प्राचीन भारत में हमने कहां तक देखा था कि गुप्त वंश तक, वर्धन वंश तक। ठीक है, प्राचीन भारत में हम वर्धन वंश तक देखते हैं। ठीक है, और
यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मध्यकाल की शुरुआत कब से होती है, 1206 ईस्वी से गुलाम वंश के साथ। ठीक, देखिए अब यह कौन सा काल है, 1206, और यह कौन सा है, 647। ठीक, तो इसके बाद का जो काल रहा और इसके पहले का जो काल रहा, मतलब कि जो यहाँ स्थिति बनी वही कहलाया क्या, पूर्व मध्य काल। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो काल था वो क्या कहलाया, पूर्व मध्य काल, मतलब कि मध्य काल से पहले का काल। आया समझ में आपको इतना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसको। देखो पूर्व मध्यकाल, अब देखिए पूर्व मध्यकाल में हमको क्या देखने को मिलता है, वर्धन वंश, जो कि सिर्फ हर्ष के समय एक केंद्रीकरण रूप देखने को मिलता है। उसके बाद फिर से वह विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आती है और छोटे छोटे टुकड़ों में भारत का विभाजन हो जाता है। ठीक, तो इसमें हमको बहुत सारे छोटे छोटे राज्य देखने को मिलते हैं। और इस पूर्व मध्यकाल में जो शासक बने वह क्या कहलाए थे, राजपूत। मतलब कि अधिकतर जो शासक थे वह राजपूत थे। ठीक है, तो इसलिए इस काल को हम लोग राजपूत कालीन भारत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब कि यह राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, चाहे उसको सामंत युगीन भारत कहें या पूर्व मध्य काल कहें या राजपूत काल कहें। ठीक है, तो इसमें हम इन तीन नामों से इसको संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो नाम है वह राजपूत काल के नाम से ही फेमस है। ठीक, राजपूत काल, तो हमने आपको राजपूत काल के बारे में बताया। अब राजपूत काल के बारे में देख लेते हैं, इनकी उत्पत्ति के विषय में, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग लिखते हैं हम लोग राजपूत काल। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, इनकी उत्पत्ति के विषय में विद्वान दो मतों में विभाजित हैं। ठीक है, इसमें से पहला है देशी उत्पत्ति का मत, दूसरा है विदेशी उत्पत्ति का मत, विदेशी उत्पत्ति का मत। ठीक है, अगला इनकी उत्पत्ति के विषय में एक फेमस और है जो कि चंद्र बरदाई ने दिया है। चंद्र बरदाई के अनुसार इनकी उत्पत्ति वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई। वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई। ठीक है, हमने आपको बताया कि पूर्व मध्यकाल को राजपूत काल के नाम से जानते हैं, तो मतलब है कि हम राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे। अब राजपूत
जो हुए उनकी उत्पत्ति के विषय में यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिरकार अचानक से यह कौन सी जाति आ गई भारत में। ठीक है, तो कहा गया कि यह कहीं न कहीं क्षत्रियों का एक रूपांतरण था, क्षत्रियों से संबंधित एक ये लोग थे, क्षत्रियों से संबंधित थे, जो एक सामान्य मत प्रचलित है। ठीक, लेकिन और भी जो धारणाएं मिलती हैं उनमें यह है कि इनकी उत्पत्ति के विषय में विद्वान दो धारणाएं रखते हैं। एक का मत है कि इनकी उत्पत्ति भारत से ही संबंधित है, जैसे कि क्षत्रिय ही परिवर्तित हो गए, और दूसरा है विदेशी उत्पत्ति, मतलब कि ये बाहर से, जैसे शक हुए, कुषाण हुए, जो बाहर से जातियां आई वह कहीं ना कहीं राजपूत कहलाई। ठीक, तो यह दो मत हमको इसमें देखने को मिलते हैं। एक मत आता है चंद्र बरदाई का। ठीक है, इन्होंने मत दिया हुआ है कि इनकी उत्पत्ति वशिष्ठ के अग्निकुल से हुई है। ठीक, जिसमें हमको 4 राज्य देखने को मिलते हैं, प्रतिहार, परमार, चंदेल और चौहान। ठीक है, तो यह राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में संबंधित था। अब हम चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रतिहार वंश को। ठीक है, प्रतिहार वंश आप लोग लिखिएगा, प्रतिहार वंश। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं कि इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति ने की थी। हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला, इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक, इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था, तथा इसके बाद वत्स राज हुआ। ठीक है, मतलब कि हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना किया। फिर जो प्रमुख शासक हमको देखने को मिलते हैं वो नागभट्ट प्रथम और यह वत्सराज। ठीक है, यह एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरकर सामने आते हैं। ठीक, फिर इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, देखते हैं, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज, सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। ठीक है, इसने आदि वाराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। ठीक है,
यह ऐसी उपाधियां या एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश के किस शासक ने इन उपाधियों को धारण किया था। ठीक है ना, यह मिहिर भोज से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके शॉर्ट ले लीजिए, आगे चलते हैं। मिहिर भोज के पश्चात महेंद्र पाल शासक हुआ। इसकी राज्यसभा में राजशेखर निवास करते थे। ठीक है, यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस व्यक्ति के नाम से पूछते हैं कि राजशेखर, ठीक है, किस शासक के राज्य को सुशोभित करता था। ठीक, अगला पॉइंट है, इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। ठीक है, तो यह प्रतिहार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट को आप लोग नोट करके इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक, जब आप हमसे मिलेंगे तो इसको हम आपसे जरूर सुनेंगे। ठीक, इन सारे पॉइंट को जो भी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट भी हम आपको नोट करवा रहे हैं और सभी यह एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है हमको जरूर बताइए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।